नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ABR साइंस क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के साइंस विषय में टॉप 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने ये जो 30 क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चन आपका किताब के अंदर से है, गाइड से है और क्वेश्चन बैंक से भी है। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। धारा कहलाता है, विभवांतर, प्रतिरोध या शक्ति। तो इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों आपका सही नंबर बताना है, सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, तो किसी परिपथ का वह गुण होता है जो विद्युत ऊर्जा वगैरह करता है दोस्तों, उसमें हमें बदल देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नंबर की फिल द ब्लैंक्स है कि व्यवस्थित प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। ऊर्जा के व्यवस्थित प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, या धारा के व्यवस्थित प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, या आवेश का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों आपका सही ऑप्शन बताना है कि किसके व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आवेश। आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत धारा कहते हैं। ये विद्युत धारा की परिभाषा आता है दोस्तों कि विद्युत धारा क्या है, तो आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को या फिर आवेश के सतत प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत धारा कहते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि विद्युत धारा का ऐसी मात्रा क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। और इसको किसी सूचित करते हैं तो हम लोग आई से, एम्पियर को ए से सूचित करते हैं और विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, एमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है दोस्तों, एमीटर को जुड़ा जाता है। और दोस्तों, एमीटर क्या होता है, तो एमीटर जो होता है आपको वो क्या कहता है, विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है। एमीटर क्या है दोस्तों, विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है। और ये क्या करता है, श्रेणी क्रम में विद्युत जुड़ा हुआ आता है। एमीटर आपका किस में जुड़ा रहता है दोस्तों, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ये आपका विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर वोल्ट मीटर पूछा रहता है, तो वोल्ट मीटर क्या होता है, तो विभवांतर मापने वाला यंत्र होता है। और ये किस क्रम में जुड़ा रहता है, तो समानांतर क्रम में जुड़ा रहता है। 4 नंबर क्वेश्चन, एमीटर एवं वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है। एमीटर एवं वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है, एमीटर का, वोल्ट मीटर का, या फिर दोनों में बराबर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इन दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होता है, तो सही ऐसा क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है एमीटर से। इस बात को भी याद कर लीजिएगा। एमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर आपसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो एमीटर में आप लिख दीजिएगा कि एमीटर विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है, वोल्ट मीटर जो है आपका विभवांतर मापने वाला यंत्र है। और एमीटर जो होता है वो किसी चालक पदार्थ में, परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। वोल्ट मीटर जो होता है वो समानांतर क्रम में जुड़ा रहता है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। इस प्रकार से आप इसमें 3 अंतर लिख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, लाल रंग का, नीला रंग का, पीला रंग का, या फिर बैगनी रंग का। तो दोस्तों, किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल रंग का। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो जो लाल रंग होता है वो सबसे कम विचलित होता है। क्योंकि दोस्तों, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या है, सबसे अधिक है। और इसलिए क्या है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है दोस्तों, तो बैगनी रंग का। बैगनी रंग का क्या होता है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, रेटिना पर, पुतली पर, कॉर्निया पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पर कहाँ पर बनता है दोस्तों, तो रेटिना पर। रेटिना पर क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 7 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, दूरदर्शी दोष, ज्यादा दूरदर्शिता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। 8 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जुड़ा रहता है विद्युमान्य तार से, उदासीन तार से, भूसंपर्क तार से, या फिर में से कोई नहीं। तो किससे जुड़ा रहता है दोस्तों, विद्युमान्य तार से। विद्युमान्य तार से क्या होता है दोस्तों, आपका विद्युत फ्यूज किसी परिपथ में जुड़ा रहता है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि विद्युत फ्यूज आधारित होता है उष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है, तो
उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। किससे आधारित होता है दोस्तों? उष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आपका विद्युत फ्यूज आधारित होता है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाला युक्ति को क्या कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ कुछ वर्ड जो है आपका वो टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया है, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। मोटर कहते हैं, जनरेटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं या फिर मीटर कहते हैं। तो दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? जनित्र कहते हैं। जनित्र यानी जनरेटर कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। सेलिब्रम, सेलिबेलम, मेडुला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं दोस्तों? तो सेलिब्रम को कहते हैं। सेलिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क का एक भाग है सेलिब्रम। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों 12 नंबर, परागकोश में पाए जाते हैं परागकण, दलपुंज, ब्रादलपुंज या फिर बीजाणुजनन। तो परागकोश में क्या पाया जाता है दोस्तों? पराग कण पाए जाते हैं। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। ये पुष्प का नर भाग होता है जिसमें परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। 13 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजक को कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन में क्या कहते हैं दोस्तों? नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजक को क्या कहते हैं दोस्तों? जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु या फिर वीर्य। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजक को क्या कहते हैं दोस्तों? जाइगोट, यानी कि हिंदी में बोले तो युग्मज। हिंदी में क्या होता है? युग्मज, और हिंदी में इंग्लिश में जाइगोट। 14 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों कि निम्न में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस या टाइफाइड। तो दोस्तों इनमें से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। तो ये सही क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टाइफाइड। टाइफाइड जो रोग है ये आपका लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों, डायलिसिस मशीन किस तरह का काम करता है। कृत्रिम वृक्क की तरह, कृत्रिम यकृत की तरह, कृत्रिम वृषण की तरह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। यानी कि दोस्तों जब वृक्क खराब हो जाता है तो उसका जगह पर हम लोग डायलिसिस मशीन के द्वारा क्या करते हैं? वृक्क का काम संपन्न कराते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, अधिवृषण या फिर मूत्रमार्ग। तो दोस्तों वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन जो होता है इसी से मिलकर के हमारा क्या बना होता है दोस्तों? वृक्क बना जाता है। ठीक, जिस तरीका से ये न्यूरॉन क्या होता है दोस्तों? तो न्यूरॉन जो होता है वो हमारे मस्तिष्क में जो है और तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र हमारा बना होता है न्यूरॉन से, और वृक्क जो होता है वो किससे बना होता है दोस्तों? नेफ्रॉन से बना होता है। नेफ्रॉन और प्रत्येक वृक्क में कितने नेफ्रॉन होता है दोस्तों? तो 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन कराया दोस्तों, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। रंध्र द्वारा, वातरंध्र द्वारा, ए एन बी दोनों के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रंध्र भी दिया है, वातरंध्र भी दिया है, और सी में ए एन बी दोनों दिया है, और डी में करा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्र द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पर वातरंध्र दिया है तो पौधों में रंध्र एवं वातरंध्र दोनों के द्वारा होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों आपका सही है। पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? रंध्र और वातरंध्र दोनों के द्वारा होता है। पौधों में नहीं पाए जाते हैं तंत्रिका तंत्र, रासायनिक नियंत्रण, तंत्रिकीय नियंत्रण या फिर इनमें से ए और सी दोनों। तो दोस्तों पौधों में क्या नहीं पाए जाते हैं? पौधों में तंत्रिकीय तंत्र है, और साथ ही साथ दोस्तों आपका तंत्रिकीय नियंत्रण भी नहीं पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, यानी कि पौधों में तंत्रिकीय तंत्र और तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाए जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पौधों में मादा भाग है। पौधों में मादा भाग है पुमंग, जयांग, दल, पुंकेसर। तो पौधों में मादा भाग कौन है दोस्तों इनमें से? तो जयांग। जयांग क्या है दोस्तों आपका? पौधों के मादा भाग है, ये पुष्प में मादा भाग होता है। ठीक, और यहीं पर पूछा होता है कि नर भाग कौन सा है, तो नर भाग होता है आपका पुमंग। पुमंग नर भाग को क्या बोलते हैं? पुमंग। मादा भाग को जयांग। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, आवर्त सारणी के दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या है। आवर्त सारणी के दीर्घ आवर्त में तत्वों की संख्या है 2, 8, 18, 32। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 32 भी दे दिया है और 18 भी दे दिया है।
तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा रहने देते हैं, इसको बाद में हम कर लेंगे। कमेंट बॉक्स में मैं इसका सही आंसर लिख दूंगा, क्योंकि मुझे अभी इसको सही में इसका आंसर पता नहीं है कि 18 होगा या फिर 32 होगा। क्योंकि दीर्घ आवर्त दोस्तों आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 5 6, तो वहाँ से इसका सही आंसर और होना चाहिए वो है आपका 32 ही सही होना चाहिए था, पर इसको रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपने जब आवर्त सारणी पढ़ा होगा तो उसमें जो आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें आपका 7 आवर्त होगा। उसमें जो पहला आवर्त है उस आवर्त में देखिएगा तो सिर्फ 2 तत्व होता है। कौन कौन से 2 तत्व होते हैं दोस्तों? तो एक होता है आपका हाइड्रोजन और दूसरा क्या होता है, हीलियम। लेकिन वही बात की जाए दूसरा और तीसरा आवर्त में कितना होता है, तो दूसरा और तीसरा आवर्त में कितना होता है दोस्तों? तो 8 8 8 क्या होते हैं दोस्तों, तत्व होते हैं दूसरा और तीसरा आवर्त में। पहला आवर्त में 2 होता है। तो इस क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, अक्रिय धातु या फिर हैलोजन धातु? तो दोस्तों आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं दोस्तों? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। दोस्तों आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग है, जिनमें से पहला वर्ग है इसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय धातु, दूसरा वर्ग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। और अक्रिय धातु किसको बोलते हैं? अक्रिय गैस के तत्व किसे कहते हैं दोस्तों? अक्रिय गैस के तत्व। तो वर्ग 18 वाला जो तत्व होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस के तत्व कहते हैं। और हेलोजन्स किसको बोलते हैं? तो वर्ग 17 के तत्वों का, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सब है। तो वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं दोस्तों? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, मिडलीव के समय, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कुछ गलती हो गया, मिस्टेकिंग हो गया, मिडलीव के समय था यहाँ पर। मिडलीव के समय कितने तत्व उपस्थित थे? 61, 62, 63 या फिर 64? तो दोस्तों मिडलीव के समय कुल कितने तत्व थे? 63 तत्व थे। कितने तत्व थे दोस्तों? 63 तत्व मिडलीव के समय ज्ञात थे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एल्किल समूह प्राप्त होता है एल्केन से, एल्किन से, एल्काइन से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों एल्किल समूह कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? एल्केन से। कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? एल्केन से। एल्केन से जब हम लोग एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है? एल्किल बन जाता है। इसको याद कर लीजिएगा, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को निकाल देता है तो क्या बनता है? एल्किल बन जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, तीन चार ऑप्शन में दोस्तों को बताना एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है दोस्तों? CnH2n-2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों आपका सही है। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। उसी तरीके से एल्केन का क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। और एल्किन का क्या होता है? तो CnH2n होता है। और एल्काइन का क्या है? तो CnH2n-2, CnH2n-2 ये एल्काइन का है। 27 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? लोहा का, कॉपर का, सोडियम का या फिर पारा का? तो दोस्तों हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा का, यानी कि आयरन, Fe का। 28 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन करा दोस्तों, कॉपर का प्रमुख अयस्क है। इन चारों ऑप्शन में दोस्तों आपको बताना है कॉपर का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो दोस्तों कॉपर का प्रमुख अयस्क का नाम क्या है? कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट। और उसका सही आंसर क्या है दोस्तों? उसका सूत्र क्या होता है? तो कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों आपका सही है। ये आपका कॉपर पाइराइट का सूत्र है, CuFeS2, कॉपर पाइराइट यानी कॉपर का प्रमुख अयस्क है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, Hg का प्रमुख अयस्क है, यानी कि पारा का प्रमुख अयस्क क्या है दोस्तों? तो पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार, जिसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? HgS। तो लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि आयोडीन को किसमें मिलाने पर टिंचर आयोडीन बनता है? इथर, एथिल एल्कोहल या फिर क्लोरोफॉर्म या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आयोडीन को किसमें मिलाने पर टिंचर आयोडीन बनता है? तो एथिल एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल में। एल्कोहल में जब हम लोग मिलाते हैं, तो एल्कोहल में जब मिलाते हैं आयोडीन तो क्या बनता है दोस्तों? टिंचर आयोडीन बनता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसके बारे में मैंने आपको बता दी। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये क्वेश्चन पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर और ऐसे ही टॉप 30 धमाकेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ।